चैप्टर 1 अध्याय 1 देख रहे हैं। हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहां, कैसे। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्न की बात कर रहे हैं या फिर ये जो ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि ये कॉलोनियल रूल है या कॉलोनियल एरा है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी अपनी कॉलोनी होगी, है ना, जैसे आप लोग यहाँ रहते होंगे, एक थोड़ी बाउंड्री होगी या फिर नहीं भी होगी, तो आपका घर यहाँ पर, आपके पड़ोसी यहाँ पर, तो एक कॉलोनी बन जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप एक सोसाइटी बना लेते हैं, सोसाइटी का एक चेयरमैन होता है, सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होता है। तो इस तरीके से फिर वो यहाँ का कार्यभार देखता है या चीज़ें चलाता है। आप ही लोगों से पैसे लेंगे और आप ही के लिए काम करेंगे। इसको इस तरीके से ये कॉलोनी शब्द आया है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज थी वो ये जो आप लाल लाल देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान यहाँ आता है तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट की बात करें और कनाडा की बात करें खासतौर पे, और ऊपरी भाग जो है अमेरिका का, आज का जो अमेरिका है, उसमें बहुत जगह ऐसी है जो आपकी ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो कॉलोनी का मतलब ये हुआ कि जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपना राज कैसे स्थापित किया कि जितने भी नवाब्स थे, जितने भी आपके राजा थे, यानी जो जो किंग वगैरह थे, उन सबको इन्होंने सब्जुगेट किया या फिर कहे विस्थापित किया, अपने पोस्ट से हटाया या फिर इनको जीता। इससे क्या किया इन्होंने कि किसी भी जगह पे राज करने के लिए क्या चाहिए आपको, तो हमारे देश में इन्होंने क्या किया, सब कॉन्टिनेंट में क्या किया कि अपना कंट्रोल स्थापित किया, अपना नियंत्रण स्थापित किया। किस पे? इकोनॉमी पे, यानी अर्थव्यवस्था पे, ऐसे सोसाइटी पे यानी समाज पे, और साथ में ये राजस्व वसूल करना शुरू किया इन्होंने, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू। और रेवेन्यू किस लिए वसूलते थे? अपने खर्चों के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई बेहतरी कर रहे हैं। हमारी सरकार अभी की जो पैसा लेती है, हमसे टैक्स लेती है, वो हमारे लिए काम करती है, हमारे बेहतरी के लिए काम करती है, रोड बनाती है, स्कूल बनाती है। लेकिन जो अंग्रेज रेवेन्यू लेते थे उसमें क्लियर लिखा है मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, अपनी एक्सपेंसेस के लिए, अपने खर्चे के लिए। ओके। इसके अलावा वो क्या करते थे कि जैसे हिंदुस्तान में कोई चीज़ होती है उसको ये खरीदते थे सस्ते में, यानी बहुत ही कम दाम में खरीदते थे, और ले जाके जैसे यहाँ से खरीदा और ले जाके यहाँ पर बड़े महंगे दामों में आगे बेचते थे। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि ऐसे क्रॉप्स पैदा किए, जैसे आपको चंपारण का मैंने आपको डिस्कशन किया था या आगे आने वाला है कि चंपारण में इंडिगो, नील की खेती के लिए बड़ा, मतलब पूरे देश में एक्चुअली इन्होंने कहा सारे किसानों को कि भाई नील की खेती करो, क्योंकि कपड़े के लिए, कपास के लिए ये नील जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने कहा चलो ये धान वान छोड़ो, आप इंडिगो उगाओ। तो ये चाहते थे कि ऐसे क्रॉप्स उगाए, जैसे आपका जूट हो गया, जैसे आपका कॉटन हो गया, उस तरीके के क्रॉप्स उगाओ ताकि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, हम इसका निर्यात कर सकें। इसके अलावा जो भी हमारे ज़बान में आजकल टेस्ट है, वैसे तो हमारे ज़बान में आजकल मोमो है या फिर पिज्ज़ा है, बर्गर है, यही खा रहे हैं हम लोग, है ना। तो उस ज़माने में जो उन्होंने टेस्ट हमारे डेवलप कर दिए, जैसे खासतौर पे चाय का, हमारे जो कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि हमारी जो संस्कृतियों में चेंज आया, हमें प्रैक्टिसेस में चेंज आया। अब चाहिए, मान लीजिए हिंदू है, कोई मुसलमान है, या फिर सिख है, ईसाई है, अगर जिसके घर में भी बर्थडे होता है, केक आता है कि नहीं आता, मुझे बताइए। क्या हमारी केक संस्कृति है? नहीं है, लेकिन केक ज़रूर आता है। एनिवर्सरी हो तो केक आता है। अगर कोई वो जो शादी के पहले क्या होता है, इंगेजमेंट होती है, उसमें केक आता है। तो ये सारी वैल्यूज चेंज हुई ना, इन्होंने की। तो जितने भी इन्होंने चेंजेस किए, ध्यान रहे कि जितने भी अलग अलग कास्ट थे, क्रीड थे, रिलीजन थे, जितने भी अलग अलग तरीके के लोग थे, वो सब जो इन्होंने परिस्थितियां चेंज की, वो एक तरीके से आप समझ लीजिए सब पे इफेक्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनमें वो चेंज हुआ हो जो कि नॉर्मल अर्बन लोगों में ना हुआ हो। तो इसीलिए इन सब में अलग अलग तरीके से जो चेंज हुआ, उसी को हम आवर पास्ट कह रहे हैं। हमारी किताब का जो नाम है वो है आवर पास्ट। तो ये जो पास्ट में एस लगा हुआ है ना, प्लूरल जो जोड़ा गया है, वो इसलिए है कि सबके बारे में हम बात करेंगे, सब में क्या क्या चेंज हुए, सबके संस्कृतियों में, सबके आचार विचारों में, सबके रहन सहन में क्या परिवर्तन हुए। तो सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी नो,
अब 250 साल से लेकर 300 साल पहले की बात हमें आज कैसे पता चलती है, कैसे हिस्टोरियंस पता करते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो हमारी हिस्ट्री है वो फैक्ट पे होती है, ये कोई कथा नहीं होती है कि भाई किताब में लिख दी और सब लोग मान जाएंगे। कुछ ना कुछ इसके साथ सोर्सेस होने चाहिए, इसके लिए सोर्सेस बहुत ज़रूरी है, इसके लिए स्रोत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। तो जो प्रशासन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, यानी ब्रिटिश राज में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, पहली चीज़ ये थी कि जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, OR लिख रहा हूँ इसको, जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की हिस्ट्री जो हम जानते हैं उस जमाने की, इसको जानने के लिए। क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था, इनका ये मानना था कि लिखना बहुत ज़रूरी है, यानी राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, लिखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जितने भी इंस्ट्रक्शन हो, कितने भी जो भी इंस्ट्रक्शन हो, निर्देश, या कोई इन्होंने प्लान बनाया हो, कोई योजना बनाई हो, या फिर कोई पॉलिसी हो, कोई नीतिगत, पॉलिसी डिसीजन कहते हैं नीतिगत फैसला, कोई पॉलिसी डिसीजन हो, एग्रीमेंट मतलब कुछ आपस में कुछ एक एग्रीमेंट कर लिया, या दो पार्टी ने आपस में कुछ डिसाइड कर लिया, वो एग्रीमेंट हो गया। ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, भाई कोई किसी ने कुछ गलत काम किया, कुछ किया, तो इसकी विवेचना करनी है, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो जो भी चीज़ चल रही है इसको लिखो, इसको लिखो, राइटिंग करनी है इसकी, हर चीज़ को लिखो। और इसके पीछे इनका तर्क क्या था कि भाई क्यों लिखना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ लिखी जाए तो इसको पढ़ना आसान होता है, यानी इसको स्टडी करना आसान होता है। और इसी चीज़ को, इसको स्टडी करने के अलावा अगर डिबेट कर सकते हैं, मान लीजिए अगर ये मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन बताया, दो पार्टीज हैं, अब इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर कुछ लिखित में होगा तभी तो इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, बगैर लिखित में कैसे कर पाएंगे। तो ये सब इनकी चीज़ थी। तो अगर आप देखें कि अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर चलता है आज भी, चाहे हम मेमोज की बात करें, चाहे हम नोटिंग्स की बात करें, चाहे हम रिपोर्ट्स की बात करें, यानी चाहे मेमो हो या कुछ भी, नोटिंग मतलब ये होता है कि एक नोट लिख देते हैं एक छोटे से कागज़ में, और फिर उसके हिसाब से चीज़ होती है, जैसे किसी बॉस ने लिख दिया या फिर आप फाइल लेके गए तो उसने कहीं लिख दिया। ऐसे रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग आपकी कोई परियोजना होती है, उसकी अलग अलग लिखित में बनती है कि भाई ये कोई इंसिडेंट हो गया तो भाई इसका ये रिपोर्ट है, लिखित में आती है। तो ब्रिटिश ये भी मानते थे कि भाई लिखना तो है, कागज़ ये सब चीज़ें ज़रूरी है, इसके अलावा इनको केयरफुली प्रिजर्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनको संजोना, इनको रखना, संभाल के रखना, केयरफुली प्रिजर्व। पहली चीज़ तो मैंने आपको यहाँ जो बताई ना वो देख लीजिए, राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट और साथ में प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो जितने भी ऑफिसेस इन्होंने बनाए, जो भी आज भी चल रहे हैं, चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे आप ले लीजिए कलेक्ट्रेट ऑफिस हो जहाँ कलेक्टर बैठता है, या फिर कमिश्नर ऑफिस हो, जो भी कमिश्नर हो वो ऑफिस हो, चाहे वो प्रोविंशियल सेक्रेटरीट हो वहाँ के, चाहे वो लॉ कोर्ट्स हो, ये हर जगह पे जो भी जितने भी है, जैसे ये ऑफिस है, इन सब ऑफिस के साथ एक रिकॉर्ड रूम होता था। जैसे ऑफिस है इसके साथ रिकॉर्ड रूम होगा। रिकॉर्ड रूम मतलब ये सब कागजात जो है इनको संजो के रखना है, संभाल के रखना है। तो इसी कारण से आप देखें और अच्छे इंस्टीट्यूशन जिसे हम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, आर्काइव्स, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्काइव्स, और साथ में म्यूजियम। देखिए आर्काइव्स होता है अभिलेखागार, आर्काइव्स जहाँ रखा जाता है, अभिलेखागार। म्यूजियम्स तो आप समझते हैं, म्यूजियम जहाँ पर जो सामान, स्रोत या कोई ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। तो आर्काइव्स में कागज़, डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, म्यूजियम में सामान रखा जाता है, ये अंतर समझ लीजिएगा। तो अगर आप लेटर्स की बात करें, मेमोज की बात करें, मतलब जो पत्र हैं या मेमोज हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे, जैसे 19वीं सेंचुरी की बात अगर अब किया जाए, शुरुआती 19वीं सेंचुरी की बात, मतलब 1800 से ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ। इस ज़माने में क्या होता था, क्योंकि वहाँ पर कोई ये प्रिंटिंग तो आई नहीं थी, तो हाथ से लिखा जाता था। तो ये रिपोर्ट्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो आज भी आप दे सकते हैं कि भाई कोई एक सीनियर ऑफिसर है, उसने जूनियर ऑफिसर को क्या निर्देश दिए, जूनियर ऑफिसर ने अपने जूनियर को क्या निर्देश दिए, इसने इनको क्या जवाब दिया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आज भी अवेलेबल है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 19वीं शताब्दी के स्टार्ट में, यानी कि 1800 के स्टार्ट में कोई ऐसा तो नहीं था कि प्रिंटिंग वगैरह थी। तो यहाँ पर आते थे खुशनवीसी, नकल नवीसी, इनको कहते हैं खुशनवीस या नकल नवीस। नकल नवीस कौन से होते हैं, इनको कहते हैं कैलीग्राफिस्ट, अंग्रेजी में कैलीग्राफिस्ट, हिंदी में इनको खुशनवीस। मतलब जो चीज़ इनको दे दी जाए वो ये लिखते हैं और उसी तरीके से बिल्कुल लिख देते हैं जैसा वो कंटेंट है, यानी ब्यूटीफुल राइटिंग होती है कि इनकी सुंदर लिखाई होती है।
तो ये उस ज़माने में होता था, लेकिन फिर धीरे 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 1850 के करीब, मतलब इसके आगे प्रिंटिंग बहुत पॉपुलर हो गई। अब प्रिंटिंग जब पॉपुलर हो गई तो फिर इनकी जो, जिसे हम कहें कि भाई कैलीग्राफिस्ट का जो मैंने आपने नाम लिया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये प्रिंटिंग ने काम किया और मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगे, यानी कि एक कॉपी बन गई, इसका मल्टीपल कॉपी बन जाएगी, ये चीज़ बनने लगी। तो आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, आपको जान के पहले मैं आपको ये चित्र दिखाऊंगा, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। ये हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, ये हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, ओके। और यहाँ पर एक छोटी सी घटना बताऊंगा जिसको हम यहाँ से रिलेट करेंगे। इसमें देखिएगा कि ये है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये 1920 में बना था, मतलब हम नहीं, हमारे जो पिताजी हैं वो भी पैदा नहीं हुए थे इस ज़माने में, इस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नई दिल्ली में जो नेशनल म्यूज़ियम है, जो हमारा म्यूज़ियम है पूरे देश का, जिसे हम देश का म्यूज़ियम कहें या देश का आर्काइव्स होता है अभिलेखागार। तो ये जो है ये वाइस रीगल पैलेस, मतलब जहाँ पर वाइसराय रहते थे उन्हीं के पास में बनाया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था कि अब जो वहाँ रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, मतलब इतना बड़ा वाइसराय जहाँ रह रहा है उसी के पास में इन्होंने म्यूज़ियम और आर्काइव्स बनाए। तो एक छोटी सी मैं आपको घटना बताता हूँ, और उस घटना को, ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उससे हमें पता चलता है उस ज़माने में क्या हो रहा था। तो 1946 की मैं बात आपसे करता हूँ। 1946 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो एक म्यूटिनी हो रही थी, यानी कि एक रिवोल्ट, एक प्रोटेस्ट हो रहा था, बगावत। म्यूटिनी मतलब होता है बगावत, ध्यान रखिएगा, म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत। एक बगावत हो रही थी, और वो हुई थी खास तौर पे जो शिप्स हैं, जो हमारे शिप्स हैं, रॉयल इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं, यानी कि पानी के जहाज़ हैं, वहाँ पर हो रही थी। तो हुआ ये कि जो अलग अलग डॉकयार्ड थे, एक डॉकयार्ड यहाँ देखिए कराची, ये जो कराची है, ये कराची थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर आ गए ना, रन ऑफ कच्छ, यहाँ कराची मान लीजिए, यहाँ पर कराची हो गया। यहाँ पर आप आ जाइए, एक और जगह है बॉम्बे, मुंबई आज की, और ये है वाइजैक, विशाखापट्टनम। तो यहाँ से जो आपका हेडक्वार्टर है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जो इनका जो होम मिनिस्ट्री है उस ज़माने में, ये कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस ज़माने की, तो 1946 की बात मैं जो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो बगावत होने वाली थी, या जो अंदेशा था या हो चुकी होगी, उसकी रिपोर्ट जो बॉम्बे से गई हेडक्वार्टर को, जो कराची से गई हेडक्वार्टर को, और जो विशाखापट्टनम से गई हेडक्वार्टर को, वो यहाँ पर आपको दर्ज, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो यही है। तो एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कराची से जो रिपोर्ट गई, उन्होंने बताया हेडक्वार्टर को, देखो 301 म्यूटिनियर्स, 301 बगावत करने वाले जो लोग हैं, इनको हमने पकड़ लिया, और कई जिनको जो सस्पेक्टेड थे, जो संदिग्ध थे, उनको हमने पकड़ लिया है। इसके अलावा विशाखापट्टनम से आया कि सब कुछ कंट्रोल में है साहब। ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, 1946 की बात कर रहा हूँ। ये होम, मतलब जो आज की हमारी गृह मंत्रालय है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे, एक तो ये चीज़ थी कि भाई चीज़ें संभालनी है, संजोनी है, लिखनी है, रखनी है। दूसरी चीज़ जो अंग्रेज़ों की इंपॉर्टेंट ये थी कि वो सर्वे कराना चाहते थे, सर्वे। अब एक चीज़ सुनिए कि आप क्या करते हैं। आप अपने घर में अगर आपको मान लीजिए टीवी लेना है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी पत्नी से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे, बेटा कौन सा टीवी लें। तो एक तरीके से आप पत्नी से और बच्चों से क्यों पूछ रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं कि जो मैं टीवी लाऊं वो सबको एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, या जो मैं टीवी लाऊं वो सही होगा कि नहीं होगा इस घर के लिए। तो अंग्रेज़ों का ये मानना था, या ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि क्योंकि ये तो कॉलोनी बना रहे थे, तो किसी भी देश पे अगर राज करना है, किसी भी देश पे अगर राज करना है, तो उसके लिए इस देश को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इसका प्रशासन भली भांति करना है, अच्छे से करना है, इफेक्टिवली करना है, या क्लियर लिखा है इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड, अगर अच्छे से इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना है, तो सबसे ज़रूरी है सर्वेइंग। क्या करना, सर्वे करना। सर्वे का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई जगह, कोई सामान, कोई चीज़ जो भी अवेलेबल है, इसके बारे में पता करें, ये सर्वे होता है। ठीक, तो इसमें क्या किया कि जैसे 19वीं शताब्दी की मैं सर्वे का मतलब ये होता है, सर्वेक्षण भी होता है इसको ना, अगर हिंदी में कहें तो सर्वेक्षण कहते हैं इसको। तो हमारे पास जैसे अभी अलग अलग नाम लूँगा मैं, तो मैं 19वीं शताब्दी के बारे में बता रहा था। यहाँ पर बड़े डिटेल, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म लेवल पे, डिटेल लेवल पे जो निरीक्षण हुए वो करवाए गए पूरे देश के। एक तो मैप बनवाए गए, मतलब नक्शे तैयार किए गए, साथ में जो विलेजेस हैं,
जितने विलेजेस है इसमें देखा गया कि भाई रेवेन्यू सिस्टम्स कैसे चलाएगा, या इसके रेवेन्यू कितने होंगे, मतलब ये मान लीजिए पूरा देश है, इस भाग का यहाँ से कितना राजस्व आना है, कितना आ सकता है, ठीक है, ये सब यहाँ पर देखे गए। इसके अलावा टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका पहाड़ी क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है, तो इसी को हम टोपोग्राफी कहते हैं। ये जो किस तरीके का आप कहें लैंड फॉर्मेशन है, इसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। क्या सॉइल क्वालिटी है, मतलब जो मिट्टी है वो कैसी है, काली है, लाल है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, यानी जानवर कैसे हैं, और पेड़ पौधे क्या है, लोकल हिस्ट्रीज क्या है, मतलब किसी इलाके की वहाँ का इतिहास क्या है, और किसी भी एक जगह, जैसे मान लीजिए इस जगह का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, यहाँ मक्का हो सकता है, यहाँ पर गेहूं हो सकता है, या कपास हो सकती है, क्या हो सकता है, ये सब इन्होंने पता किया, बहुत डिटेल में पता किया इन्होंने, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि 19वीं शताब्दी के अंत, मतलब 1890 के आसपास आप समझ लीजिए, सेंसस शुरू हुआ। सेंसस होता है मतगणना, क्या कहते हैं इसको, मतगणना, यानी हर 10 साल में शुरू हुआ, तब से शुरू हुआ, आज भी होता है, हर 10 साल में पूरे देश में लोगों को गिना जाता है, कितने लोग हैं, लेकिन केवल लोगों को नहीं गिना जाता, आप समझ लीजिए, केवल लोगों को नहीं गिना जाता, इसके अलावा ये जो लोग हैं, इसकी कास्ट क्या है, इसका रिलीजन क्या है, ये काम क्या करता है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीज़ पता की गई। तो बहुत सारे सर्वे किए इन्होंने, बोटानिकल सर्वे किया और जूलॉजिकल सर्वे किया, जैसे जीव वैज्ञानिक कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया, फॉरेस्ट सर्वे किया, जंगलों का सर्वे किया, और सूक्ष्म जीवों का सर्वे किया, हर चीज़ का सर्वे इन्होंने किया। तो अगर आप देखें आज जो सर्वे ऑफ इंडिया है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आपका NSSO है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सारी चीज़ की गई। यहाँ पर देखिए एक बड़ा अच्छा चित्र दिया हुआ है इन्होंने, बड़ा मज़ा आएगा आपको उसको देख के। ये सीताफल है, रामफल की पत्नी सीताफल। तो ये जो सीताफल है 1770 का एक चित्र है, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं इसको, बहुत 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 टेस्टी होता है। तो इसके बारे ये एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ कि भाई जूलॉजिकल और ये बोटानिकल का मैंने नाम लिया ना, तो ये इसका भी सर्वे हो, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने फाइन तरीके से इन्होंने, तभी तो राज कर पाए, राज करने के लिए काज करना पड़ता है, और इतनी काज किया इन्होंने, इतनी मेहनत की। यहाँ पर ये जो सर्वेक्षण चल रहा है, ये कलकत्ता की मैं बात बता रहा हूँ आपको, बंगाल कलकत्ता मतलब उस बंगाल का इलाका है ये, और यहाँ पर सर्वेइंग के इक्विपमेंट है कि भाई सर्वे किया जाए, उसके लिए थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ इन्होंने उस ज़माने में की। आप सोचें कब की बात मैं कर रहा हूँ, कितने ज़माने पहले की बात हो गई है, 1832 का चित्र है ये। चलिए एक सवाल आपसे मेरा और है, मान लीजिए मैंने कि आपके बारे में कुछ लिखा, क्या आपके बारे में जो मैं लिख रहा हूँ वो एक दूसरा हमारा दोस्त है वो भी यही मानता है? नहीं मानता ना। अगर मैं आपके बारे में कुछ लिख रहा हूँ तो दूसरा लोग या तीसरा आदमी वो भी यही मानता है, ऐसा तो नहीं है। तो एक सवाल उठता है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड किसके होते हैं? ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफिसर्स लिखते हैं, है ना, जो पोस्ट पे होंगे वो लिखेंगे, वो जो हमने बात की मेमोज की, जो हमने बात की नोट्स की, जो हमने बात की निर्देशों की, या फिर और भी आप जैसे रिपोर्ट्स की बात की, जितनी भी चीज़ों के बारे में बात की, वो लिखता कौन था? जो भी हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो कौन लिख रहा है? ऑफिशियल जो लिखते थे, जो पदाधिकारी थे, जो अधिकारी थे, ब्रिटिश राज के हों चाहे ब्रिटिश राज में हिंदुस्तानी हो, उन्होंने लिखे। बेसिकली ये था कि वो क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते, मतलब आगे की जनरेशन के लिए क्या बचाना चाहते हैं, प्रिजर्व क्या करें, पोस्टरिटी। तो भाई वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, ये चीज़ इसमें आई है। लेकिन जो कंट्री फील कर रही थी, कंट्री पे सब लोग आ जाते हैं, आम लोग आ जाते हैं, इसमें मजदूर हो गए, इसमें कोई भी आप जो नाम ले लीजिए, चाहे मैं यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया, मैं अभी आ रहा हूँ इस पर। तो जो लोग जो आम आदमी फील कर रहा है वो तो हमें नहीं पता चल पाएगा, इससे पता चल पाएगा। तो जब ऑफिशियल रिकॉर्ड से ऑफिस की चीज़ें पता चल रही है, ऑफिसर्स के दिमाग के बारे में, उनके कामकाज के बारे में पता चल रहा है, तो हम क्या करें? तो हमको किसी और सोर्स पे जाना पड़ेगा। तो फिर फंस गए हम लोग, हमको किसी और सोर्स पे जाना पड़ेगा। तो केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड, देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड में दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हमको आउटराइट मना नहीं करना है इसको। इसके अलावा हमें और सोर्सेज चाहिए ताकि हमको आम लोगों के बारे में पता चले, लोगों के बारे में पता चले। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से पता चला, लोगों ने अपनी डायरीज लिखी, कई लोगों ने अपनी डायरी लिखी, कई लोगों ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, पिलग्रिमेज का, यानी वो यहाँ पर आए पिलग्रिमेज के लिए,
और उसमें मतलब पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थाटन, तीर्थ के लिए आए। इसके अलावा ट्रैवलर से कई लोग केवल घूमने आए, कई लोगों ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब अपनी जीवनी लिख दी, या किसी ने बायोग्राफी लिख दी, किसी और की जीवनी लिख दी, बड़े बड़े लोगों की। इसी तरीके से कुछ पॉपुलर बुकलेट्स हैं, यानी कुछ किताबें हैं जो लोकल बाजार में मिलती थी। इसके अलावा आपका मार्केट हो गया, ये आपका न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक। इसके अलावा और भी है, जैसे जो लर्नर्स लीडर्स थे, जो बड़े बड़े नेता हुए, और उसके अलावा जो रिफॉर्मर्स हुए, एक्टिविस्ट हुए, यानी समाज सुधारक हुए, पोएट्स हुए जो कविता लिखते थे, जो नॉवेलिस्ट हुए यानी कि जो उपन्यास लिखते थे, उन सभी लोगों ने भी अपनी फीलिंग्स या फिर अपने आइडियाज लिखे, लोगों के सामने रखे, लिखे या फिर उसको पब्लिश कराया। तो इतने सारे सोर्सेज मैंने बता दिए, इन सब से भी तो जानकारी मिलती है। लेकिन इसमें भी एक पेज फंस रहा है। क्या पेज फंस रहा है? पेज ये फंस रहा है कि ये लिखेगा कौन और पढ़ेगा कौन? लिखेगा वही जो लिखना जानता हो, यानी कि वो लिटरेट हो। लिखेगा वो जो लिखना पढ़ना जानता हो। तो उनका क्या, जो वहां पर ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स कहाँ लिखना पढ़ना जानते थे? आज भी बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो लिखना नहीं पढ़ना नहीं जानते। जो फार्मर्स हैं, पीजेंट जिसे हम कहते हैं, जो पुअर लोग हैं, जो माइंस में काम कर रहे हैं, बेचारे गरीब जो रोड पे रह रहे हैं, उन सब का क्या, उन सब की जानकारी हमें कहाँ मिल पाएगी? तो इसके लिए तो थोड़ा एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें सोर्सेज मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे एक तो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, प्रशासन चलाया। न्यूज़पेपर उस जमाने के लोगों ने अपनी जीवनियाँ या किसी और की जीवनियाँ लिखी, किताबें हैं, लोगों ने अपनी डायरीज लिखी, बड़े बड़े लोगों ने। ऐसी आपका मतगणना है, सर्वे जो हुए, अलग अलग सर्वेक्षण निरीक्षण हुए। ऐसे जो आज की बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट हम आज देखते हैं, उस ज़माने की बहुत सारी चीज़ कहती है। जैसे अगर आप कुतुब मीनार पे जाएंगे, उसमें जो अरबी में लिखा हुआ है, जो कंटेंट लिखा, उससे हमें पता चलता है कि किसने बनाया, क्या बनाया, ये तो हमें पता चलता है ना। लेकिन मैं ब्रिटिश राज की बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ, यहाँ पर जो एक पेपर कटिंग है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में 1946 में प्रिंट हुई थी, और इसमें ये बताया गया है कि भाई पुलिस वाले जो लोग हैं, 2000 पुलिस वाले लोग, ये इन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, ये स्ट्राइक पे चले गए, पुलिस स्ट्राइक इन 1946, ये हड़ताल पे चले गए। और इनका ये कहना था कि भाई ये जो खाना दे रहे हो, कैटल मतलब जानवर भी नहीं खाएंगे जो चपाती और रोटियां आप हमें दे रहे हो, जो दाल हमें दे रहे हो। ये वहां से पता चलता है कि उस जमाने में ऐसा कुछ हुआ होगा। चलिए साहब, ये चैप्टर फिनिश करते हैं। और ये बहुत ही ईजी, बहुत ही बेस, जैसे कहते हैं ना कि भाई खाना बनाने से पहले रोटी गर्म करने से पहले, बनाने से पहले तवा गर्म करना पड़ता है। ये तवा गर्म हुआ है। आगे जो चैप्टर आने वाले बड़े धांसू है, बड़े बड़े, तैयार रहिएगा। लेकिन हम उसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।